तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय परिचय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। पूरे साल का आपको मात्र 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप 500 रुपये पूरे साल का देते हैं तो आपका आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर PDF फाइल में आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज MVVI और VVI प्रश्नों को दिया जाएगा। साथ ही साथ अक्टूबर में कोर्स को समाप्त कर गैस क्वेश्चन दिया जाएगा और साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 70 150 45 52 पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा प्रथम अध्याय परिचय है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है या अर्थशास्त्र का अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम अर्थशास्त्र के अर्थ की बात करें तो देखिए, अर्थशास्त्र जो शब्द है यह शब्द संस्कृत शब्द, ठीक है, संस्कृत के दो शब्द अर्थ और शास्त्र से बना है। ठीक है, अर्थ जिसका मतलब है धन, ठीक है, यानी धन से लिया गया, जिसका अर्थ का मतलब धन है, और शास्त्र का मतलब होता है व्याख्या करना या यूं कहिए कि अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि धन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र कहलाता है। ये तो सिंपल सा मतलब हो गया अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का अर्थ तो यही सेम चीज। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों का अर्थ धन, देखिए अर्थ मतलब यहाँ पर ब्रैकेट देना छोड़ दिए हैं, धन और शास्त्र के संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन, अर्थात हम कह सकते हैं कि धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यदि हम अर्थशास्त्र, देखिए ये तो अर्थशास्त्र का अर्थ हो गया। यदि मैं परिभाषा की बात करूं कि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या है, तो प्यारे बच्चों देखिए, अर्थशास्त्र के परिभाषा के संदर्भ में जितने भी अर्थशास्त्री है सभी अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। ठीक है, सभी का अलग अलग मत है। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा, यह कहा था एडम स्मिथ ने। इसी प्रकार जो है अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी विचारधारा आया, फिर उसके बाद दुर्लभता यानी सीमित साधन के संबंधी विचारधारा आया, उसी प्रकार विकास के अंतर्गत आया। तो अनेक प्रकार का इसका क्या है, तो अनेक अर्थशास्त्रियों ने अनेक प्रकार से किया है, लेकिन इनके परिभाषाओं को मुख्य रूप से हम 5 तरह से देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि हम अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों के विचारों में भिन्नता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र के विभिन्न परिभाषाओं को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो 5 वर्ग है आपने कक्षा 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत डीपली से दिया हुआ है 11th में। यदि आप नहीं पढ़े तो आप ब्रीफली देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 12th में आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया। 12th में 1 से लेकर के 3 तक आपको पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने क्या कहा, तो धन का विज्ञान कहा। ठीक है, अब एडम स्मिथ ने एक 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक छपवाई। उस पुस्तक में एडम स्मिथ ने सिर्फ धन का जिक्र किया, इसलिए एडम स्मिथ को कहा गया क्या, तो अर्थशास्त्र का पिता। आपको एग्जाम में भी आता है वस्तुनिष्ठ में कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, अब एडम स्मिथ किसके विचारक थे, तो धन के संबंध में, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि धन के संबंध की विचारधारा किसका था, तो उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। इसी के पैरेलल में दूसरा प्यारे बच्चों आपको होने चले जाता है विचारधारा, तो कल्याण संबंधी विचारधारा। देखिए परिभाषा कहिए या विचारधारा कहिए, बात बराबर आता है। ठीक है, देखिए कल्याण संबंधी जो विचारधारा थी यह कौन दिए, यह दिए थे मार्शल। ठीक है, अब मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या होता है कि जिसमें हम लोग धन का प्रयोग करते हैं। मान के चलते बिहार में छठ पर्व होता है, छठ पर्व में बहुत व्यक्ति दूध का वितरण करते हैं, यानी फ्री में देते कल्याण के लिए। ठीक है, जो गरीब लोग हैं खास करके उनको, ये उनके लिए। अब जो व्यक्ति दूध खरीदा, पैसा लगाया, तो जाहिर सी बात है यह अर्थ लगा, यानी कि अर्थशास्त्र बन गया। ठीक है, अब ये जो फ्री में दूध जो वितरण कर रहा है, क्या इसको बदले में कुछ प्रॉफिट मिल रहा है,
नहीं मिल रहा है, तो आखिर यह फ्री में क्यों दे रहा है? तो कल्याण के संबंध में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसी प्रकार देखिएगा, जो गरीब होते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं होता है, खाना नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं? फ्री में खाना देते हैं, वस्त्रों का वितरण करते हैं। तो ये सभी में तो धन का तो हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह सारा का सारा कल्याण संबंधी आता है। लोग कल्याण के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, समाज की भलाई के लिए करते हैं, जिससे समाज विकास कर सके। तो कल्याण संबंधी यह जो विचारधारा था, यह विचारधारा किसने दिए? तो मार्शल जी ने दिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिएगा तो धन का प्रयोग हम लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्याण संबंधी विचारधारा किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया कि मार्शल ने? तो उत्तर हो जाएगा मार्शल ने, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार देखिएगा दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी विचारधारा। देखिए, दुर्लभता का मतलब होता है कि चयन करना, कि मान के चलिए कि आपके पास 4 रुपये, ठीक है, और आपको कलम भी खरीदना है और पेंसिल भी खरीदना है, और कलम का भी दाम 4 रुपया, पेंसिल का भी दाम 4 रुपया। तो आपको तो दोनों में से एक खरीदना है, क्योंकि रुपया तो 4 है, या तो ये, या तो कलम खरीदिए या तो पेन खरीदिए। तो देखिए, चुनाव का समस्या उत्पन्न हुआ, तो इसमें से आप चुनिएगा कि हम दोनों में से क्या खरीदें, ठीक है। तो चुनने के क्रम में अब यह जो विचारधारा है, तो यही हो गया सीमित साधन के अंतर्गत, यानी दुर्लभता, ठीक है। चुनाव के समस्या का जो भी विचारधारा आता है, सब आता है दुर्लभता के अंतर्गत है, चला आता है। तो यह विचारधारा किसने दिया था? तो यह विचारधारा दिया था आपको रॉबिन्सन ने, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिएगा, तो आवश्यकता यानी विहीनता संबंधी जो विचारधारा थी, वो जे.के. मेहता, ये उतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार 5वां चले आता है आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषा, यह किसने दिया था? तो सैमुअल, ये भी उतना कोई जरूरी नहीं है। मेन इस तीनों को रट ही लेना, एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, धन संबंधी परिभाषा या विचारधारा किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने। प्यारे बच्चों, एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक का नाम क्या था? हालांकि यह पूरा अंग्रेजी में नाम था, हिंदी में यह नाम है, ट्रांसलेट करके है, राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, ठीक है। अंग्रेजी में कहे तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। में अर्थशास्त्र को क्या कहा गया? तो धन का विज्ञान माना जाता है। इसलिए एडम स्मिथ को प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र का क्या माना गया है? तो पिता माना गया। रट लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं अर्थशास्त्र की परिभाषा का, तो देखिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं, सेवाओं के उत्पादन, ठीक है, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे, वितरण और उपभोग के बारे में ही क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, तो मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं, और पूरे 12th में हमको यही देखना है, ठीक है। तो परिभाषा आपका यह है ना, हो गया। अब आता है आर्थिक क्रिया। प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रिया VVI पॉइंट है आपका। यह बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, तथा आर्थिक क्रिया के प्रकार की विवेचना करें। दीर्घ में आता है, लघु में आएगा आर्थिक क्रिया से क्या समझते हैं, दीर्घ में आएगा आर्थिक क्रिया तथा उनके प्रकार पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले हम समझते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, मानव के पास क्या होता है कि मानव के पास आवश्यकता होता है, जैसे खाने का आवश्यकता, कपड़ा पहनने का आवश्यकता, ठीक है, मोबाइल चलाने का आवश्यकता। अब देखिए, ये जो आवश्यकता है यह पूरा कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है धन से। किससे प्यारे बच्चों? तो धन से। तो अब यह पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कहाँ से आएगा? जब तक आप कोई काम नहीं कीजिएगा, तो काम करिएगा तो वह क्या कहलाएगा? काम तो कोई क्रिया, ठीक है। यानी मनुष्य जब कोई काम करेगा, जब कोई क्रिया करेगा, और उस क्रिया के बदले उसे धन दिया जाएगा, और उस धन से वो क्या करेगा? अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेगा। तो अब यह क्रिया करना ही क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आवश्यकता का क्या करता है? तो पूर्ति करता है। जैसे मजदूरी करना, खेती करना, पढ़ाना, ठीक है, डॉक्टर, सारा का सारा क्या है? तो आर्थिक क्रिया ही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं, देखिए जो भी आवश्यकता है को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से होता है। यानी सीमित साधन का प्रयोग करके जो हम क्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मानवीय आवश्यकता यह पूरा कैसे होगा? धन से होगा। तो धन कहाँ से आएगा? क्रिया। जब तक हम कोई क्रिया नहीं करें, चाहे मजदूरी ना करें, ठीक है, या तो पढ़ाई, यानी कि कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमको पैसा आए, तो वह सारा का सारा क्या कहलाएगा? तो क्रिया कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे मजदूरी और खेती करना, पढ़ाना, ये सारा का सारा क्या है? तो आर्थिक क्रिया है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं क्या है? तो आर्थिक क्रियाएं हैं। मतलब देखिए, आप जो पैसा कमा रहे हैं,
जी ठीक है। अब जितना पैसा कमाए, अब पैसा जो कमाए उसके बदले में जो काम किए, चाहे मजदूरी किए, ठीक है, या आपको पढ़ाएं, ठीक है, या खेती किए, कुछ भी किए, देखिए ये सारा का सारा आपको जो आय सी, यानी कि पैसा कमाने, पैसा तभी कमाइएगा जब आप कोई आर्थिक क्रिया करेगा। फिक्स है कि नहीं है? लेकिन देखिए, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय सृजन नहीं करती है। लेकिन जितना भी आर्थिक क्रिया होता है वह जरूरी नहीं कि वह पैसा ही कमा करके दे, यानी कि आय सृजित ही करे, ठीक है, यह जरूरी नहीं है। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि कोरोना आया ठीक है, कोरोना में बहुत लोगों के पास है ना, क्या बहुत लोगों के पास जो है खाने के लिए भोजन नहीं थे, तो लोगों ने क्या किया कि एक क्रिया किया कि भोजन बांटने का, जैसे पार्ले जी बिस्किट बांटने का। तो अब इसमें पैसा लगा कि है ना, नहीं लगा। अब यह पार्ले जी बिस्कुट उनको दे रहा है जो कि गरीब है, खाना नहीं है, नहीं मिल रहा है। अब इसमें जो हम क्रिया कर रहे हैं, क्या इसमें धन आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम लोग कल्याण के संबंध में कर रहे हैं। तो इसलिए आय सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं यह जरूरी नहीं कि आय सृजन करे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी एग्जाम में आता है आपको इस प्रकार से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब आर्थिक क्रिया के प्रकार, यदि हम प्रकार की बात करें तो आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहले प्रकार पहला हो गया उपभोग। उपभोग का तो मतलब जानते हैं कि जो हम लोग उपभोग करेंगे, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सारा का सारा क्या है? उपभोग। यानी कि आप टीवी खरीदे, अब टीवी देखबे नहीं करेंगे तो उपभोग होगा? नहीं होगा। भोजन, जैसे भोजन हम खरीद करके लाए, तो भोजन नहीं खाएंगे तो उपभोग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कपड़ा पहनना, भोजन करना, ये सारा उपभोग है। अब उपभोग, अब जितना उपभोग होगा उतना मांग बढ़ेगा। मांग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब मांग कैसे पूरा होगा? जब तक हम लोग उत्पादन नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों उत्पादन। ठीक है, अब उत्पादन कर ले तो उत्पादन करने से थोड़ी होगा, हमको इसको बेचना पड़ेगा, यानी मांग तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करता है? तो विनिमय करते हैं, यानी बेचते हैं। क्रेता विक्रेता आता है, यानी खरीदने वाला बेचने वाला आता है। तो विनिमय 2 प्रकार का हो जाता है, एक वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा हो जाता है साधन की कीमत निर्धारण। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आर्थिक क्रिया का चौथा प्रकार हो जाता है निवेश। निवेश क्या? जैसे कोरोना आया, ठीक है, अब कोरोना में देखिए मुझे लगता है कि यदि मैं सैनिटाइजर का फैक्ट्री डाल दूंगा तो मैं लंबे समय तक क्या करूंगा? तो सैनिटाइजर बेच पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोरोना कम से कम 10 साल तक रहेगा। ऐसा एग्जाम्पल के लिए हम सोच लेते हैं। अब इसको सोच करके मैंने सैनिटाइजर का फैक्ट्री लगाया, जो रुपया लगाएं, तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? तो प्यारे बच्चों निवेश। यानी निवेश के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो भविष्य में सोचते हैं कि यदि हम लगाएंगे तो भविष्य में हम खूब रुपया कमाएंगे। ठीक है, या भविष्य के लिए जो भी क्रिया सोचेंगे, बदले में जो रुपया इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, वही आपका निवेश कहलाएगा। ठीक है, अब इसको प्यारे बच्चों देख लेते हैं। डीलिंग आपको लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी तो नंबर मिलेगा ना। तो देखिए उपभोग में, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं। ठीक है, उत्पादन वह क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। ठीक है, इसी प्रकार विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन क्रय, ठीक है, विक्रय किया जाता है, यानी खरीद बिक्री किया जाता है, और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है, यानी कि पैसा द्वारा। ठीक है, विनिमय की इस प्रक्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। एग्जाम में आता है कि कीमत निर्धारण से आप क्या समझते हैं, तो यही वाला लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए निवेश। अभी समझाए हैं कि निवेश आर्थिक क्रिया है। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। ठीक है, पहले बच्चों नोट करके यह लिखेगा, MBBI पॉइंट है। आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर, यानी कि इन्हीं क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम वेगनर जी, व्यक्ति है ठीक है, अर्थशास्त्री है, वेगनर जी ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। पहला भाग हो गया समष्टि और दूसरा भाग हो गया पहला भाग हो गया व्यष्टि और दूसरा भाग हो गया समष्टि। मैंने प्रथम वीडियो में बताया था कि समष्टि क्या होता है, व्यष्टि क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, यह प्रथम चैप्टर समाप्त है न कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ही वीडियो में मैं आपको समाप्त कर दूंगा और मैं आपको समष्टि का डेफिनेशन लिखा दूंगा,
ठीक है, व्यष्टि का डेफिनेशन है ना लिखा दूंगा, दोनों में अंतर है ना लिखा दूंगा, उसके बाद और भी बातें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यष्टि के अंतर्गत मैंने बताया था कि क्या बताया था कि व्यष्टि वह अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि वह इकाई है जिसके अंतर्गत हम व्यापक तौर पर अध्ययन करते हैं। जैसे व्यष्टि के अंतर्गत क्या आय और समष्टि के अंतर्गत तो राष्ट्रीय आय, यानी कि व्यापक तौर पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आप इसे पूरा का पूरा, ठीक है, अभी ये जो नोट्स आप जो देख रहे हैं इसे यदि आप पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं, या पूरे इकोनॉमिक्स का या पूरे आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप या नोट्स और वीवीआई क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर ही ले। पूरे साल भर के लिए मात्र 500 रुपये लगेंगे। MVVI क्वेश्चन आपको मिलेगा, गैस क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बिल्कुल कॉल कर सकते हैं 70 150 45 52। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप हमारी संस्था पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है थाना रोड, डगवा टोली, रोसड़ा, जिला समस्तीपुर, बिहार। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।